नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं बीपीएससी तैयारी 4 के लिए टीजीटी और 6 to 8 और पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट और ग्रामर के लेकर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ गई, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आज हम जो करेंगे सो प्रैक्टिस सेट 11 है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्या पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है तत्पुरुष समास होता है, तो इसमें कौन सा होता है? ऑप्शन दिया है शताब्दी, चौमासा, भाई बहन। देखिए तत्पुरुष समास कहते किसको है? तो तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। उसमें जो बीच की विभक्ति होती है उसको लोप हो जाता है, उसी को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसमें शताब्दी दिया है, चौमासा दिया है और भाई बहन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि इसका ऑप्शन होना चाहिए। जैसे लिखा रहेगा रसोई घर, तो रसोई को के लिए घर, बीच की विभक्ति जो होगा वो लोप हो जाएगा, तो हो जाएगा रसोई घर। गंगा के लिए जल, तो इसका बीच की विभक्ति के लिए हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो गंगा जल हो जाएगा। तो ये सब क्या है? तत्पुरुष समास के उदाहरण है। यहाँ पर जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो उसको कहते हैं द्विगु समास, और जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। तो इसमें हो गया शताब्दी द्विगु समास हो गया, और भाई बहन ये हो गया द्वंद्व समास, चौमासा भी द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है, तो कौन सा है? ऑप्शन है राम से खाना खाया जाएगा, राम खाना खाता है, राम से खाना खाई जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राम से खाना खाया जाएगा, कर्मवाचक हो गया। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। हमारे को यह विचार छोड़ने चाहिए। ऑप्शन दिया है हमने को यह विचार छोड़ने चाहिए, हमें यह विचार छोड़ने चाहिए, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हमें यह विचार छोड़ने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है वर्णजाल का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल और वाक प्लस जाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वाक प्लस जाल, वर्णजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है हार शब्द क्या है? ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और ये दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों। हार शब्द दोनों लिंगों के लिए अलग अलग होता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है प्रसून का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन है वृक्ष, चंद्रमा और पुष्प। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रसून का पर्यायवाची शब्द पुष्प, फूल, सुमन, संतान ये सब होता है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है? ऑप्शन है 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2। तो कौन कौन से हैं? तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द का ज्ञात कीजिए। बाजार से टटमार ले आओ, तो निरर्थक शब्द कौन सा है इसमें, जो कि सार्थक नहीं है, कोई शब्द नहीं बनता? ऑप्शन है आओ, लाओ और टटमार।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि टमाटर लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए टमाटर, क्योंकि बाजार से टमाटर नहीं बल्कि टमाटर ले आओ, तो यही निरर्थक शब्द है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का शब्द ज्ञात कीजिए। शरण में आया हुआ, उसको क्या कहते हैं? गृहस्थ, शरणागत, राजाश्रित। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शरण में आया हुआ उसको कहते हैं शरणागत। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों झंकृत नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सघोष, अर्धघोष, घोष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, चेहरे पर हवाई उड़ाना का अर्थ है। ऑप्शन है तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घबरा जाना। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, आसमान से गिरा में, यहाँ पे डॉट डॉट है, अटका, उपरोक्त लोकोक्ति में रिक्त स्थान को भरो। ऑप्शन है पताल, आम और छत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए आसमान से गिरा में, तो कहाँ अटका? तो खजूर अटका, यहाँ पर खजूर होना चाहिए जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, जिजीविषा का विलोम होगा, तो कौन सा विलोम है? ऑप्शन है बुभुक्षा, जिज्ञासा, शुश्रूषा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि जिजीविषा का विलोम शब्द होगा वो होगा मुमुक्षा। विलोम क्या होगा? तो विलोम होगा मुमुक्षा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन है धातु, क्रिया विशेषण, कारक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धातु। क्रिया को मूल रूप को क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है आंसू, आंसुए, आंसुओं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आंसुओं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन वर्ण ओष्ठ्य वर्ण नहीं है? ऑप्शन है म, ब और उ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ओष्ठ वर्ण कौन सा होता है? तो ओष्ठ वर्ण होता है पवर्ग, जो कि ओठ से बोला जाता है, तो प से लेकर म तक। इसमें नहीं दिया गया है, वो भी बोलते हैं और म, ब ये सब बोलते हैं ओठ से, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो है? ऑप्शन है आलस, अलस, आलसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलसी होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, यह घर श्याम का है, इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसको है? तो जिन सर्वनाम में दूर या नजदीक की वस्तु का व्यक्तियों का निश्चय या बोध होता है उसी को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, चालू गाना गा रही थी, वाक्य में काल है, तो कौन सा काल है? ऑप्शन है आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण भूतकाल।
क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन अभी समाप्त नहीं हुई है, इसीलिए अपूर्ण भूतकाल होगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपसे यही डॉट डॉट है कि आप हमारी बातें सुने। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपील, मील और फंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अपील होना चाहिए। आपसे यही अपील है कि आप मेरी बात सुने। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, दया शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जो कि दया है वो होगा भाववाचक संज्ञा, इसीलिए इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, जिससे किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे कौन सा कारक कहते हैं। ऑप्शन है कर्म, संप्रदान, करण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन है दिखावा, चढ़ावा, लावा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लावा। लावा में आवा प्रत्यय नहीं है और दिखावा चढ़ावा में लावा प्रत्यय है। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रवर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। ऑप्शन है कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मूर्धन्य। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह कैसा वाक्य है। ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की डॉट डॉट सदैव बनी रहेगी। इसमें ऑप्शन है कमी, कांति और कटुता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कमी। यहाँ पे बन जाएगा परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की कमी सदैव बनी रहेगी। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, मैदान मारना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है संघर्ष करना, जमीन नापना, लड़ाई जीतना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लड़ाई जीतना। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है शेरनी बच्चों को पालती है, धूप में चला नहीं जाता, प्रिया से खाना बनवाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक का उदाहरण है धूप में चला नहीं जाता। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग और आत्मोत्सर्ग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो कि सही वर्तनी इसका लिखाना होना चाहिए आत्मोत्सर्ग। सही वर्तनी ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, राज दरबार में कौन सा समास है। ऑप्शन है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। जो कि राजा का दरबार राज दरबार, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है,
सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन है घुड़दौड़, घुड़दौड़ और घुड़दौड़। तो इसमें सही वर्तनी कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घुड़दौड़। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन है लव कुश, भरपेट, त्रिभुवन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भरपेट, जो कि अव्ययी भाव समास है। ऐसे शब्दों का मेल जिसका पूर्व शब्द प्रधान हो तथा अव्यय हो और दोनों शब्द मिलकर क्रिया विशेषण यानी कि अव्यय का काम करता है, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी समास को मुख्य रूप से प्रथम पद उपसर्ग से भी जान सकते हैं। उसका पहचान प्रथम पद मतलब कि पहला पद उपसर्ग लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन है किससे, किसने, किसमें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि अनिश्चय प्रश्नवाचक सर्वनाम कोई नहीं है। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? नीर प्लस रोग, नी प्लस रोग और नी प्लस रोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नी प्लस रोग, जो कि निरोग का संधि विच्छेद है। कौन सा संधि है? तो निरोग है विसर्ग संधि, यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, इसे विसर्ग संधि होगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है संप्रदान कारक, अपदान कारक, करण कारक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अपदान कारक, जो कि कारक के कितने भेद है? तो कारक के 8 भेद है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन हेरेगे। टोटल कारक के 8 भेद है। यहाँ पर अपदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? जो सही अर्थ कौन सा प्रकट कर रहा है, इसका ऑप्शन देखिए, कुल से होता है किनारा, अनल से आवा, हवा, कल से वंश और अनिल से अग्नि, देव से देवता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, संधि शब्द है, संधि क्या है? ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। नेक्स्ट, यद्यपि का सही संधि विच्छेद है, यदि प्लस अपि, अद प्लस अपि, यदि प्लस अपि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यदि प्लस अपि, जो कि यद्यपि का सही संधि विच्छेद है। 39 नंबर क्वेश्चन है, संबंध कारक का चिन्ह क्या है? ऑप्शन है में, पर, के लिए और आरे री। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो संबंध ऑप्शन नंबर सी, रारेरी। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, मोती का तत्सम रूप है। ऑप्शन है मोत, मोत, मोतकित, मुक्तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौक्तिक। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन है स्वयंभू, अब्दुल रहमान और पुष्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान जी को माना है और राहुल संकृत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि जैन साहित्य के रचयिता सरहप्पा को माना है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है? विद्यापति की कविता
श्रृंगार और विलास की वस्तु है। बी में है वे दरबारी कवि थे और उनके प्रत्येक पद पर दरबारी वातावरण की छाप दिखाई देती है। सी में है विद्यापति ने केवल अवधी, भोजपुरी एवं ब्रिज भाषा में व्यक्त कविता रची। इसका सही जवाब क्या हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, इसका सही जवाब होना चाहिए सी। विद्यापति ने केवल अवधी, भोजपुरी एवं ब्रिज भाषा में कविता रची, जो कि असत्य है। तो कौन कौन भाषा में रची है? तो विद्यापति ने रची है संस्कृत, अवहट एवं मैथिली में रची है, जो कि इसमें नहीं दिया है, इसलिए इसका सही जवाब होगा, असत्य पूछा है तो यही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सी दिनकर की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन है स्वर्णधुली, रेणुका, रश्मिरथी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णधुली। तो स्वर्णधुली रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है, तो ये किनकी रचना है? तो ये है सुमित्रानंदन पंत जी का रचना है। और रेणुका रश्मिरथी किनकी है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर जी का। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, खा गया पी गया दे गया बूता, क्या सखी साजन ना सखी कुत्ता। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है विद्यापति, रसखान, अमीर खुसरो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो जी का ये पंक्ति है। खा गया पी गया दे गया बूता, क्या सखी साजन ना सखी कुत्ता। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी, राम बिहारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राम बिहारी, जो कि मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल है? तो श्याम बिहारी शामिल है। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने दिया? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक चरण है, जिनका समय 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक माना गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल नाम दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या दिया है? तो बीजवपन काल। और रामचंद्र शुक्ल जी ने दिए हैं वीरगाथा काल। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, राहुल संकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन है सरहप्पा, स्वयंभू, चंद्रवरदाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरहप्पा, जो कि हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना है कि जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था। इनके द्वारा भक्ति काल में काव्य का बीजारोपण हुआ। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन है रामानंद, रामानुज, वल्लभाचार्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य है। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, लोरिका और चंदा किस काव्य के पात्र है? ऑप्शन है चंदायन, मधुमालती, पद्यावत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंदायन। सूफी कवि मौलाना दाऊद ने प्रथम हिंदी सूफी प्रेम काव्य चंदायन लिखने के लिए लोरिक और चंदा के लोक कथा को चुना। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहारी की रचना कौन सी है? ऑप्शन है रस नक सिख, बी में है काव्य रत्न और सी में है बिहारी सतसई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
बिहारी की रचना कौन सी है? तो बिहारी सतसई है। यह मुक्ता काव्य है। इसमें 713 से 719 दोहे संकलित है। बिहारी का पूरा नाम बिहारी लाल चौबे था। हिंदी के रीति काल के प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह उक्ति किस संत कवि की है? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, रैदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रैदास। रैदास जी की रैदास जी के लिखा हुआ उक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। श्री रामचरितमानस तुलसीदास की प्रमुख रचना है और सुख निंदन कबीर की रचना है। नेक्स्ट देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन है पैशाची अपभ्रंश, शौर्सेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अर्धमागधी अपभ्रंश, जो कि पूर्वी हिंदी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का उद्भव शौर्सेनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? ऑप्शन है उदंत, मारतंड, मालवा अखबार, बनारस अखबार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उदंत मारतंड, जो कि हिंदी का प्रथम पत्र है। बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। मालवा अखबार के संपादक कौन थे? तो पंडित प्रेम नारायण थे। नेक्स्ट देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? ऑप्शन है तमिल, मलयालम, मराठी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मराठी, जो कि द्रविड़ भाषा नहीं है। तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सब क्या है? तो द्रविड़ भाषा है। मराठी है जो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके चित्रित गांव के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है राग दरबारी, सूचियों को सूची 2 से मिलाना है। तो राग दरबारी हो गया श्रीपालगंज, आधा गांव यह है गंगौली। उसके बाद मैला आचल, मैलाचल किसका है? तो यह मेरीगंज। चौथा नंबर गोदान, गोदान किसका है? तो बेलारी का है, जो कि गोदान 1936 ईस्वी में लिखे हैं। और गांव कहाँ है? तो गांव है बेलारी। राग दरबारी का हुआ राग दरबारी 1968 में लिखा गया है। आधा गांव 1966 ईस्वी में, और मैला आंचल हो गया 1954 ईस्वी में, और गोदान हो गया 1936 ईस्वी में। राग दरबारी जो लिखे हैं 1968 ईस्वी में किसने लिखे हैं? तो श्री राम शुक्ल जी ने लिखे हैं कृपालगंज से। और आधा गांव 1966 ईस्वी में राही मासूम रजा जी ने लिखे हैं गंगौली से। और मैला आंचल 1954 ईस्वी में फनीश्वर रात रेणु जी ने मेरीगंज से लिखे हुए हैं। और गोदान 1936 में प्रेमचंद्र जी के द्वारा बेलारी गांव से लिखे गए हैं। देखिए तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले पांचवा तो पहला तब चौथा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्यांश से क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। छप्पन से लेकर 59 तक अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए। लंदन शहर में टेम्स नदी के किनारे बस हुआ है जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी के
टेम्स नदी में काफी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहां रोज सैकड़ों जहाज आते जाते रहते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों को जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं का माल आता जाता है। लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोज सामग्री का बहुत सा भाग इसी बंदरगाह पर पहुंचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाजों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाए। इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नावक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उससे दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक इतनी प्रबल क्यों बना ली है, टक्कर नहीं ले सकती। यहाँ पे क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल क्यों बना ली है। ऑप्शन है, कोई शत्रु इसे हरा न सके, बी में है कोई लंदन पर आक्रमण न कर सके, और सी में है कोई इसके जहाजों का आना जाना न रोक सके। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इसके कोई जहाजों का आना जाना न रोक सके। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश में मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है, मस्तूलों की पंक्तियां, असंख्यक मस्तूल, मस्तूलों का आकर्षक दृश्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असंख्यक मस्तूल। नेक्स्ट देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश में त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है। ऑप्शन है, हल्ला मच जाना, हल्ला गुल्ला राम होना, हाहाकार मच जाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाहाकार मच जाना। त्राही त्राही मच जाने का अर्थ है हाहाकार मच जाना। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन है, गंगा, हडसन, टेम्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट 60 से 63 तक अनुच्छेद पर पढ़कर दिए गए सवालों को सही जवाब चुनिए। अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन कवायद, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। उनका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहे तो बस संयम है। यहाँ संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए व्यक्त किया गया है जिनका जिक्र हिंदुओं के तथा दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथ में पाया जाता है। ये सदाचार के नियम शक्ति के पालन करके सीखे जाते हैं। इन सब नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर ही होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर पर विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता है। यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्टि करने में समय लगाया जाए, बचपन से ही अहिंसा अभ्यास कराया जाए और इसे पूरा ध्यान दिया जाए तो निर्भयता इत्यादि जो इसके मुख्य बाह्य रूप से देखने में आते हैं अवश्य ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कहना है कि मनुष्य के लिए संभव नहीं, बेबुनियाद बात है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि ऑप्शन है, फौजी का महत्व निःशुल्क किया जाए, अहिंसात्मक अभ्यास का विवेचन किया जा सके, और सी में है अहिंसात्मक अभ्यास की उसे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। नेक्स्ट देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है तो किस पर दिया गया है। ऑप्शन है, सदाचार के नियमों पर, धर्म पालन पर, सहिष्णुता पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सदाचार के नियमों पर। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है, निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन है, युवा अवस्था में सत्य का आचरण, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास,
प्रत्येक अवस्था में निडर रहना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास करते हैं तो निर्भयता आदि गुणों को सीख लेते हैं, उसके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है, अहिंसात्मक अभ्यास का साधन क्या है? ऑप्शन है संयम, खुशी, मजबूरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संयम, जो कि अहिंसात्मक अभ्यास का साधन है। नेक्स्ट 64 नंबर है, गद्यांश से क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न के उत्तर दीजिए, जो कि 64 से लेकर 67 तक इसी गद्यांश से आंसर देना है। यदि तुम भविष्य को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हो तो समय के प्रत्येक क्षण का उपयोग करो। प्रत्येक क्षण तुम्हारी प्रगति का क्षण है। जीवन की दौड़ वास्तव में विद्यार्थी जीवन में आरंभ होती है। जिन विद्यार्थियों को दूर दृष्टि, दूर भविष्य के क्षितिज में अपने लक्ष्य को ढूंढने में लगी होती है, वे विश्राम नहीं किया करते। इस गद्यांश में क्वेश्चन आ गया, देखिए इस गद्यांश में संज्ञा शब्द कुल कितनी बार प्रयुक्त हुए हैं? ऑप्शन है 14, 18 और 15। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 14 बार। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है, इस गद्यांश में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है? चुनिए। खेल, गणना, महान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गणना, जो कि क्रियार्थक संज्ञा है। नेक्स्ट 66 नंबर है, गद्यांश में सर्वनाम शब्द वे हैं किसके लिए प्रयुक्त हुए? ऑप्शन है लक्ष्य, विद्यार्थी जीवन, विद्यार्थियों के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वे किसके लिए प्रयोग है? तो वे विद्यार्थियों के लिए प्रयोग है। नेक्स्ट, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी और विद्या प्लस थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्या प्लस अर्थी, जो कि सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए, जो कि 68 से लेकर 71 तक है। साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य का दीवार खड़ी रहती है, उसकी अटारियां, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्माओं को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, तो किसी को ईश्वर में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि तो क्यों संबंध है? तो इसका ऑप्शन है ए में है जीवन का मुख्य आधार प्रसन्नता है जो साहित्य देता है, बी है साहित्य जीवन की दृष्टि है और सी है साहित्य का आधार जीवन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य का आधार जीवन है, क्योंकि साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है। इसीलिए साहित्य का आधार जीवन है। नेक्स्ट देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? परमात्मा की, साहित्य की, आनंद की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आनंद की खोज में जीवन भर लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, तो किसी को बुरे परिवार में मिलता है, तो किसी को लंबे चौड़े भवनों को किसी असर में आनंद मिलता है। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन है आनंद उत्पन्न करना, सृष्टि उत्पन्न करना, जीवन उत्पन्न करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आनंद उत्पन्न करना, जो कि साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है। साहित्य का आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, वास्तव में आनंद मिलता है तो कहाँ पे मिलता है? साहित्य व जीवन से, भूरे भरे पूरे परिवार से, सुंदर व सत्य से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुंदर व सत्य से। वास्तव में आनंद, सच्चा आनंद सुंदर व सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट गद्यांश है, जो कि 72 से 76 तक इसमें क्वेश्चन करना है। अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। यहां से देखिए क्या है, पुस्तकालय वह विशाल ज्ञान सिंधु है जिसमें विद्या का अक्षय निधियां मौजूद है, जिनके अध्ययन मात्र से हमारा हृदय विशाल और उन्नत बनता है। पुस्तकालय शब्द का निर्माण पुस्तक और प्लस आलय 2 शब्दों से हुआ है, अर्थात पुस्तकों के लिए घर, पुस्तकालय में उपयोगी वस्तुओं पुस्तकों का संग्रह किया जाता है, जिससे मनुष्य के उच्च चरित्र तथा निर्माण होता है कि जीवन की उन्नति होती है। इससे मनुष्य में स्वाध्याय की रुचि पैदा होती है और मस्तिष्क का विकास होता है। यहां से देखिए क्वेश्चन है, ज्ञान सिंधु का अर्थ है। ऑप्शन है ज्ञान का सागर, ज्ञान की व्यवस्था, ज्ञान की नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान का सागर, जो कि ज्ञान सिंधु का अर्थ है ज्ञान का सिंधु और ज्ञान का सागर। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के उच्च चरित्र निर्माण में आवश्यक है। ऑप्शन है यात्राएं, मनुष्य, पुस्तकें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकें, जो कि मनुष्य के उच्च चरित्र निर्माण में सहायक कौन सा है? तो पुस्तकें सहायक है। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है, हमारा हृदय विशाल और उन्नत कैसे बनता है? ऑप्शन है सामाजिक राजनीतिक विकास से, विभिन्न रीति रिवाजों के माध्यम से, पुस्तकों के अध्ययन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकों के अध्ययन से हमारा हृदय विशाल और उन्नत बनता है। नेक्स्ट देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, स्वाध्याय में सहायक है। ऑप्शन है जीवन की उन्नति, पुस्तकालय, मस्तिष्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन है, विद्या की अक्षय निधियां कहाँ मौजूद होती है? ऑप्शन देखिए क्या है, स्वाध्याय, पुस्तकालय और मस्तिष्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय। नेक्स्ट यहाँ से एक और गद्यांश से लास्ट है, 77 से लेकर 80 तक। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो जीवन विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम की सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग से। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं और कुछ लोग उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी नौकरी, सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर को माना जाता है, किंतु यदि यही अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कई बेहतर है, जो अपने काम में ढिलाई बरतता था तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता था। क्या आप ऐसे सचिव को आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में ये पद महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। यहाँ से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देखिए क्या है, बेहतर जो लिखा है एक इसके हिंदी का कौन सा अर्थ होगा? ऑप्शन है
अच्छा, उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छा। नेक्स्ट देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में किस स्तर पर कार्य करने वालों से हम मिलते हैं? उच्च स्तर, उच्च एवं निम्न स्तर, केवल निम्न स्तर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उच्च एवं निम्न स्तर दोनों से हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? ऑप्शन है स्तरभेद, काम की महिमा, कर्मनिष्ठा की महिमा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्मनिष्ठा की महिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, गद्यांश के अनुसार पद महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति डॉट डॉट, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन है निरकुशता, अलगाव, समर्पण भाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समर्पण भाव, जो कि कार्य के प्रति क्या होना चाहिए? तो समर्पण भाव होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।